स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन। खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण। टॉपिक 9 क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड देयर न्यूट्रिटिव वैल्यूज। इसमें टोटल 38 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से हम आपको टॉपिक 9 के बारे में बताएंगे। सामान्य भोज्य पदार्थों का पोषक मूल्य, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कॉमन फूड आर्टिकल्स। सामान्य एवं प्रचलित भोज्य पदार्थों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है: अनाज, मोटे अनाज सहित सब्जियां, फल, वसा एवं तेल, मिर्च मसाले, दालें, दूध एवं दुग्ध पदार्थ, मांस, मछली, अंडे, शक्कर एवं गुड़, पेय पदार्थ। इसके पोषक मूल्यों तथा संबंध तथ्यों का विवरण निम्न है। अनाज, सीरियल्स एंड मिलेट्स। अनाज में मुख्यतः चावल, गेहूं, मक्का, जबकि मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी को सम्मिलित किया जाता है। अनाज कुल ऊर्जा का 70 से 80% प्रदान करते हैं। 100 ग्राम अनाज लगभग 350 किलो कैलोरीज प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है। चावल, राइस। चावल विश्व में सबसे अधिक खाया जाने वाला आहार है। इसमें 6 से 9% प्रोटीन होता है। यह थायमीन, विटामिन B1 का अच्छा स्रोत है। चावल आहार की अधिकांश ऊर्जा की पूर्ति करता है, किंतु यह विटामिन A, D एवं C से विहीन है। इसमें कैल्शियम, आयरन अल्प मात्रा में होता है। चावल को पीसने, धोने, पकाने आदि से उपस्थित पोषक तत्वों पर प्रभाव पड़ता है, जिन्हें बचाने के लिए इनको अर्ध उबालना या उसनाना प्रोबॉइलिंग एक उपयुक्त तकनीक है। गेहूं, वीट। गेहूं प्रमुख आहारों में से एक है। मैदा एवं सूजी इसके अन्य रूप हैं। गेहूं में 9 से 16% तक प्रोटीन होती है। यह भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। परिशोधित अथवा चक्की से पीसे गए गेहूं के आटे के स्थान पर हाथ चक्की से पीसा तथा चॉपर युक्त बिना छना आटा अधिक पोषक होता है। अंकुरित गेहूं भी अधिक पोषक एवं लाभदायक होते हैं। मक्का, मेज। भारत में कुछ प्रदेशों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मक्का अथवा भुट्टा से निर्मित आहार का व्यापक प्रचलन है, किंतु इसमें ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन की मात्रा कम होती है। इसमें उपस्थित ल्यूसिन, निएसिन अथवा नाइसिन की कमी को बढ़ावा देता है तथा पेलेग्रा का कारण बनता है। आंध्र प्रदेश में इस रोग के प्रसार में मक्का आहार ही मूल में रहा है। आटे के अलावा मक्का, कॉर्नफ्लेक्स, कस्टर्ड आदि के रूप में सेवन की जाती है। मोटा अनाज, मिलेट्स। इसमें ज्वार, बाजरा एवं रागी शामिल है। ज्वार में 9 से 14% प्रोटीन, जबकि बाजरे में 10 से 14% तक प्रोटीन पाई जाती है। रोगी कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। मक्का की तरह ज्वार के खाद्य पदार्थ भी पेलेग्रा को बढ़ावा देते हैं। दालें, पल्सेस। मूंग, चना, अरहर, मसूर, उड़द इत्यादि दालें भारतीय समाज में बहुतायत में प्रोटीन प्रयुक्त की जाती हैं। सोयाबीन का प्रचलन भी कुछ समय से बढ़ा है। दालों में 20 से 25% तक प्रोटीन पाया जाता है, जो अनाज तथा मांस, अंडों से प्राप्त प्रोटीन से काफी अधिक होता है, किंतु दालों की प्रोटीन में गुणवत्ता कमजोर होती है। दालों से खनिज तथा विटामिन B कॉम्प्लेक्स समुचित मात्रा में मिलते हैं। विटामिन C अंकुरित दालों में ही मिलता है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन 40% तक पाई जाती है। लेथिरस सटाइवा प्रजाति की दालें, खेसरी, अरहर आदि भी प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। इसके बीज को परिशोधित कर लेथेरिज्म उत्पन्न करने वाले विषाक्त पदार्थ को निकालने के बाद यह प्रोटीन के बहुमूल्य स्रोत हो गए हैं। वर्तमान में कुछ सावधानियों सहित खेसरी दाल को भोजन में पुनः प्रमुखता दिए जाने पर बल दिया जा रहा है। सब्जियां, वेजिटेबल्स। सब्जियों में हरी पत्तेदार, कंदमूल एवं जड़दार सब्जियां शामिल हैं।
सब्जियां विटामिन तथा खनिज तत्वों का मुख्य स्रोत है। इनमें पानी की भी मात्रा अधिक होती है, तथापि मटर आदि को छोड़कर अधिकांश सब्जियां से प्रोटीन एवं ऊर्जा की कम मात्रा ही प्राप्त होती है। सब्जियों में पत्तों का रंग जितना हरा होता है उतना ही उसका पोषक मूल्य बढ़ जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन सी, प्रोविटामिन ए, रिबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन आदि से भरपूर होती हैं। पालक, मेथी, चौलाई, मूली, गोभी आदि सब्जियां इसी श्रेणी में आती हैं। आलू, मटर, गाजर, प्याज, टेपियोका आदि कंदमूल सब्जियां हैं। इन सब्जियों से आलू कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, जबकि कंदमूल प्रजाति की सब्जियों में प्रोटीन कम पाई जाती है। गाजर विटामिन ए से भरपूर है। बैंगन, टमाटर इत्यादि खनिज तत्वों एवं विटामिन की भरपाई के साथ भोजन की विविधता बढ़ाते हैं। कुछ सब्जियां स्वाद में वृद्धि करती हैं तथा भोजन को प्रीतिकर बनाती हैं। भोजन में सब्जियों की कुल मात्रा लगभग 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। दूध एवं दूध से बने पदार्थ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध सर्वोत्तम आहार माना जाता है। दूध प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसी प्रकार इसमें 3 से 4 लेकर 8.8% तक वसा पाई जाती है। इसमें प्राकृतिक रूप से दुग्ध शर्करा मिल्क ग्लूकोज घुली रहती है। दूध में आयरन को छोड़कर सभी खनिज तत्व विटामिन सी के अतिरिक्त सभी विटामिन पाए जाते हैं। दूध विटामिन ए एवं कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। जानवरों गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध की अपेक्षा माता का दूध कैलोरी मान में कम होता है, तथापि शिशु के लिए यह सर्वोत्तम आहार है। दूध से निर्मित अनेक पदार्थ मक्खन, दही, खोया, मावा, घी, पनीर, सूखा दूध पाउडर एवं मिष्टान भारतवर्ष में व्यापक प्रचलन में है। स्किम्ड दूध, मक्खन या मलाई उतरा हुआ अथवा सप्रेटा दूध, टोन्ड दूध, मृदु किंतु संपूर्ण दूध, वनस्पति दूध, मूंगफली या सोयाबीन से निर्मित के पोषक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है। फल, फ्रूट्स, सब्जियों की तरह फल भी सुरक्षात्मक आहार हैं। ये विटामिनों से भरपूर तथा खनिज तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। इसमें उपस्थित सेलुलोज आंतों से मल उत्सर्जन में सहायक होता है। सामान्यतः फलों का ऊर्जा मान कम होता है, किंतु केला, आम, अंगूर आदि का कैलोरी मान काफी अच्छा होता है। पके फलों से अधिक शर्करा प्राप्त होती है। दैनिक आहार में लगभग 85 से 100 ग्राम फलों की अनुशंसा की गई है। मौसमी फलों का सेवन करना स्वास्थ्य एवं आर्थिक दृष्टि से बेहतर रहता है। मांस, मछली, अंडे, मीट, फिश एंड एग। विश्व में मांसाहारियों का प्रतिशत बहुमत में है। मांस में मवेशियों, सुअरों, भेड़ों का गोश्त शामिल है। मांस प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मांस में 15 से 20% प्रोटीन, 10 से 20% वसा प्राप्त होती है तथा खनिज तत्व विटामिन बी भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। मछलियां प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। यह आवश्यक अमीनो एसिड भी उपयुक्त मात्रा में प्रदान करती है तथा असंतृप्त वसीय अम्ल, विटामिन ए एवं विटामिन डी प्रदान करती है। अंडों से अधिकांश पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अंडा प्रोटीन में सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। विटामिन सी को छोड़कर अंडों से सभी तरह के विटामिन प्राप्त होते हैं। उबला अंडा कच्चे अंडे की अपेक्षा अधिक पोषक माना जाता है। अंडों से कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। वसा एवं तेल, फैट एंड ऑयल्स। वसा एवं तेल ऊर्जा तथा वसा में घुलनशील विटामिनों के अच्छे स्रोत हैं। वसा एवं तेल का प्रयोग सामान्यतः भोजन को पकाने में होता है। मक्खन, घी आदि प्राणीय वसा की अपेक्षा मूंगफली तेल, सरसों का तेल आदि की वनस्पतीय वसा श्रेष्ठ मानी जाती है। दक्षिण भारत में नारियल का तेल, जबकि उत्तर भारत में मूंगफली, सरसों, सोयाबीन आदि का तेल अधिक उपयोग में लिया जाता है। काजू, बादाम, अखरोट एवं अन्य सूखे मेवे भी वसा प्रदान करते हैं। शक्कर एवं गुड़, शुगर एंड जैगरी। शक्कर एवं गुड़ कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले आहार हैं, जिनसे अनेक व्यंजन तैयार होते हैं।
गुड़ से आयरन प्राप्त होता है। शहद भी कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। इनका प्रयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाता है तथा विविधता प्रदान करता है। मिर्च एवं मसाले, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। भोजन में मिर्च मसालों का उपयोग मुख्यतः भोजन को सुस्वाद, सुगंध एवं रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनसे भूख लगती है तथा पाचन शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी संक्रमण रोधी है। मसालों में इलायची, अदरक, इमली, लौंग, केसर, दालचीनी, लहसुन, हींग, सौंफ, अजवाइन, राई, मेथी, कलौंजी, जायफल, जीरा आदि सम्मिलित है। अधिक मिर्च वाला मसाला पाचन तंत्र को हानि पहुंचा सकता है। पेय पदार्थ, बिवरेजेस। इनमें शीतल, गर्म, मादक पेय पदार्थ शामिल हैं। कॉफी में कैफीन एवं टैनिक एसिड होता है। चाय में भी अन्य पदार्थों के साथ ये पदार्थ पाए जाते हैं। चाय हरी या सूखी पत्तियों वाली हो सकती है। कोका भी चाय एवं कॉफी के समान उत्तेजक पदार्थ है। इनका पोषणीय मान इनमें डाली गई शक्कर तथा दूध पर निर्भर करता है। मृदु व हल्के पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड, शक्कर, साइट्रिक या टार्टरिक एसिड, रंग एवं गंध का मिश्रण पाया जाता है। इनका पोषण मान कीमत की तुलना में बहुत कम होता है। फलों के रसों का पोषण मान अपेक्षाकृत अधिक होता है। मादक पेय पदार्थों में बियर, रम, विस्की, जिन इत्यादि शामिल हैं। इनमें से अधिकांश का आहार के रूप में कोई उपयोग नहीं है, किंतु इसकी नियंत्रित एवं कम मात्रा भूख में वृद्धि करती है। पोषण मान भी संभावित हानि की तुलना में कोई महत्व नहीं रखता है। नोट: भोज्य पदार्थों के पोषण मान हेतु इसी इकाई के अंत में दी गई सारणियां संदर्भित कर। विभिन्न आयु वर्ग हेतु सामान्य आवश्यकता, नॉर्मल रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट एजेस। विभिन्न भोज्य पदार्थों की आवश्यकता की गणना उनकी पोषण शक्ति के आधार पर की जाती है। गणना करते समय व्यक्ति की आयु, लिंग, कार्य की प्रकृति, स्वास्थ्य स्तर इत्यादि का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। पोषक तत्वों की आवश्यकता से संबंधित कुछ तथ्यों का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है। ऊर्जा की आवश्यकता, एनर्जी रिक्वायरमेंट। ऊर्जा की गणना सामान्यतः शारीरिक वजन प्रतिशत अथवा औसत के आधार पर की जाती है। प्रतिशत के आधार पर गणना करते समय किसी व्यक्ति को दी जाने वाली कुल कैलोरी को प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट में प्रतिशत के अनुपात में बांट दिया जाता है। औसत के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता की गणना में मुख्यतः संदर्भ पुरुष एवं संदर्भ महिला, रेफरेंस मैन एंड वुमेन को केंद्र में रखकर औसत कैलोरी की आवश्यकता का आकलन किया जाता है। शिशु एवं बालकों के लिए भी औसत को आधार बनाया जाता है। वजन के आधार पर कैलोरी की दैनिक आवश्यकता की गणना करना अधिक प्रामाणिक रहता है। वजन के आधार पर ऊर्जा की गणना आगे दी गई सारणी से समझी जा सकती है। किशोर अवस्था में लड़कियों की ऊर्जा आवश्यकता लड़कों की तुलना में कम होती है। इसी प्रकार गर्भावस्था में महिलाओं के लिए दैनिक ऊर्जा की मांग में लगभग 285 से 300 कैलोरी अधिक जोड़ी जाएगी, जबकि स्तनपान अवधि में प्रथम 6 माह तक महिलाओं को 550 किलो कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त आवश्यकता होती है। ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता, आयु वर्ष, वजन किलोग्राम। ऊर्जा की आवश्यकता, 1 वर्ष के शिशु के लिए 112 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए 100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 4 से 6 वर्ष के शिशु के लिए 19 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 7 से 9 वर्ष के शिशु के लिए 80 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 13 से 15 वर्ष के शिशु के लिए 55 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 16 से 18 वर्ष के शिशु के लिए 50 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। 1 किलो कैलोरी प्रति किलो के लिए प्रतिदिन चाहिए। इट इज किलो कैलोरी पर केजी पर डे बोलता है, राइट। सो 1 केजी का होगा तो 2-3 केजी का होगा, उसको 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये वजन की जो ग्राम है। और पुरुष वयस्क के लिए साधारण कार्य करने के लिए
45 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस टेबल को पॉज करके देख लीजिएगा। इस पे साधारण कार्य की भी दिया, मतलब सेडेंट्री वर्कर्स कहते हैं उसको, ठीक है, जो महिला के लिए भी दिया गया, ठीक है। और मध्यम कार्य के लिए मतलब इस प्रकार की डिवाइड किया गया, हल्का और थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें पॉज करके आपको किलो कैलोरीज देखना पड़ेगा। प्रोटीन की आवश्यकता की गणना करना, कैलकुलेटिंग द प्रोटीन रिक्वायरमेंट। प्रोटीन की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान प्रोटीन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्रोटीन की गुणवत्ता अथवा भोज्य पदार्थ में उपस्थित आवश्यक एमिनो एसिड से भी प्रोटीन की गणना प्रभावित होती है। प्रोटीन की आवश्यकता का आकलन शरीर के वजन एवं आयु के अनुसार किया जाता है। गर्भावस्था में कुल प्रोटीन की मात्रा में 15 ग्राम तथा स्तनपान अवधि में 25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन और बढ़ाई जाती है। किशोरावस्था में लड़कियों की प्रोटीन की मांग इसी उम्र के लड़कों के हिसाब से कम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा दी गई है कि किस एज ग्रुप के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 0 से 3 माह के बच्चे के लिए 2 से 3 ग्राम किलोग्राम की आवश्यकता होती है। 3 से 9 माह के शिशु के लिए 1.8 ग्राम की आवश्यकता होती है। 9 से 12 माह के शिशु के लिए 1 से 5 ग्राम की आवश्यकता होती है। 1 से 3 वर्ष के शिशु के लिए 1 से 83 ग्राम किलोग्राम की आवश्यकता होती है। 4 से 6 वर्ष के शिशु के लिए 1 से 56 ग्राम की आवश्यकता होती है। 7 से 9 वर्ष के शिशु के लिए 1 से 35 ग्राम किलोग्राम की आवश्यकता होती है। 10 से 12 वर्ष के लड़के के लिए 1 से 24 ग्राम की आवश्यकता होती है। 13 से 15 वर्ष के लड़के के लिए 1 से 10 ग्राम किलोग्राम की आवश्यकता होती है। 16 से 18 वर्ष के लड़के के लिए 0.94 ग्राम किलोग्राम की आवश्यकता होती है। वयस्क पुरुष तथा वयस्क महिला में 1.00 ग्राम किलोग्राम की आवश्यकता होती है। वसा की आवश्यकता की गणना करना, कैलकुलेटिंग द फैट रिक्वायरमेंट। वसा की आवश्यकता की गणना हेतु कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं है। कुछ कैलोरी मात्रा में वयस्कों महिलाओं को 20% कैलोरी वसा से ही प्राप्त होनी चाहिए, जबकि किशोरावस्था में यह प्रतिशत कुल कैलोरी मात्रा का 25% होता है। वसा की कुल मात्रा का 50% आवश्यक बसीय अम्लों से भरपूर तथा वनस्पति तेलों से प्राप्त होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता की गणना करना, कैलकुलेटिंग द CHO रिक्वायरमेंट। कुल कैलोरी मात्रा को 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होनी चाहिए, तथापि अधिकांश भारतीयों के आहार में इसका प्रतिशत अधिक रहता है, जो भोजन के असंतुलन का मुख्य कारण है। अन्य पोषक पदार्थों, विटामिनों तथा खनिज तत्वों की गणना उसकी दैनिक आवश्यकता के अनुपात से ही की जाती है। इसी प्रकार संतुलित भोजन में जल की पर्याप्त मात्रा होनी आवश्यक है। पोषक पदार्थों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट। एज, शारीरिक आकृति, गर्भावस्था, संक्रमण की उपस्थिति, भावात्मक असंतुलन, पोषण एवं पोषण के प्रति जागरूकता इत्यादि। लिंग, कार्य की प्रकृति, स्तनपान अवस्था, आंतरक्रमी, आर्थिक स्थितियां। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। संतुलित आहार का अर्थ ऐसे भोजन से है जिसके द्वारा समस्त पोषक तत्व समुचित मात्रा में शरीर को प्राप्त हो जाएं। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन हेतु संतुलित आहार आवश्यक है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि एक व्यक्ति को पूरी तरह संतुष्ट या तृप्त करने वाला संतुलित आहार किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपर्याप्त अथवा असंतुलित आहार हो सकता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की पोषक तत्वों की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं। ये पिरामिड दिया गया है बैलेंस डाइट का, जिसमें फैट और ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर, मिल्क एंड अल्टरनेटिव्स, मीट, फिशेज, एग एंड अल्टरनेट दिया गया। वेजिटेबल्स दी गई हैं जिसमें हरी सब्जियां हैं और कैरेट है,
कैप्सिकम वगैरह दिया गया है, फ्रूट्स हैं जिसमें सारे फ्रूट्स आते हैं, ग्रेन्स दिए गए हैं जैसे कि ब्रेड, व्हीट, नूडल्स वगैरह। इसको पॉज करके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स है उससे। दूसरा वाला जो लाइन पे देखेंगे वेजिटेबल्स भी है और फ्रूट्स भी है ना। सो ये दो भाग में डिवाइड किया, ज़्यादा तरह से आपको वेजिटेबल्स है और थोड़ा से फ्रूट है, राइट। तो यहाँ पर मिल्क का देखिए थोड़ा से दिया गया है, यहाँ पर ये ज़्यादा मीट, फिश और एग और ये देना है। और ये लास्ट में जो ऑयल आती है इसको बोलते हैं हेल्दी पिरामिड। कैलोरी कैलकुलेशन। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4 कैलोरीज होता है, प्रोटीन 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, फैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 9 कैलोरीज होता है। ये क्वेश्चन नर्सिंग रिक्वायरमेंट में पूछा जाता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अतः हर व्यक्ति के लिए संतुलित आहार भी अलग किस्म का हो सकता है। संतुलित आहार की परिभाषा के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। व्यक्ति की आवश्यकतानुसार आहार का कैलोरी मान हो तथा सभी पोषक तत्वों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिनों एवं जल समुचित मात्रा में उपस्थित हों। कमी की पूर्ति हेतु अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्व एवं ऊर्जा उपलब्ध हो। अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि संतुलित आहार पोषणीय कमियों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली डिफेंस मैकेनिज्म उपलब्ध कराता है। संतुलित आहार के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार में निम्न खाद्य पदार्थों को अवश्य शामिल करना चाहिए, जैसे मुख्य भोज्य पदार्थ, स्टेपल फूड, गेहूं, चावल, मोटा अनाज, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि एवं कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली सब्जियां जैसे आलू तथा फल जैसे केला। अतिरिक्त प्रोटीन हेतु भोज्य पदार्थ, एक्स्ट्रा प्रोटीन फूड, दाल, फलियां, गूदादार फल, फ्लैशी फूड्स, दूध और दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, अंडे इत्यादि। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, प्रोटेक्टिव फूड्स, हरी पत्तेदार एवं अन्य सब्जियां, फल इत्यादि। वसा एवं शक्कर, फैट एंड शुगर, प्रत्येक आहार में पकाने हेतु तेल अथवा घी तथा अतिरिक्त कैलोरी उपलब्ध कराने हेतु शक्कर, गुड़, शहद इत्यादि। संतुलित आहार में दैनिक ऊर्जा की आवश्यकतानुसार 15 से 20% कैलोरियां प्रोटीन से प्राप्त होनी चाहिए। कुल दैनिक कैलोरियों में वसा की मात्रा 20 से 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन एवं वसा के बाद शेष रही कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होनी चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में रेशेदार खाद्य पदार्थ, फाइबरस फूड्स होने चाहिए। संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में खनिज, विटामिन एवं जल का आवश्यक होना है। संतुलित आहार की योजना बनाते समय व्यक्ति की उम्र, लिंग, उसके धर्म एवं विश्वास, कार्य की स्थितियां, रोग की अवस्था, पसंद नापसंद आदि कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। Please see the description for more information.